नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 में हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, वो भी पूरा थ्योरी बेस में। ठीक है, आज क्लास रहने वाली है मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की 31वीं क्लास है। 30 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और हम लोग अब अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतिम पड़ाव में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे टॉपिक छोटे छोटे पढ़े हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। मतलब जैसा कि आरओ की डिमांड है एग्ज़ाम की, उसी हिसाब से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट रिवीजन किया है। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है आपको समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है पहले से तो आप इसकी नोट्स जरूर बना लें, काफ़ी बेहतर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। पिछले टाइम पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको देखेंगे पहले। और एक चीज़ मैं बता दूँ, एग्ज़ाम डेट को लेकर कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, नवंबर में जा रहा है, ये सब दुनिया भर की चीज़ें आपने देखी होंगी। मैंने एग्ज़ाम डेट पे वीडियो काफ़ी पहले बनाया था। मैंने आपको बताया था कि ये एग्ज़ाम आपका प्री और मेंस इसी साल हो जाना है, 2025 में ही प्री और मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्री कब होगा? प्री आपका होगा जून में। जून में कब? 1 तारीख या 15 तारीख, कहीं कहीं एक आपको ज़्यादा सुनने को मिल रही होगी, लेकिन मैं बता दूं अब ये क्लियर नहीं है कि 1 की 15, लेकिन हाँ ये जरूर क्लियर है कि 1 तारीख को होगा या 15 तारीख को होगा। यही दो डेट में आपका एग्ज़ाम होना है जून में। क्लियर है? ज़्यादा पॉसिबिलिटी 1 को बन रही है, लेकिन 15 को भी हो सकती है। 15 को इस वजह से पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि फिर 29 तारीख से यूपी पीसीएस मेंस 24 वाला मेंस लगा हुआ है, इस वजह से 15 को कम ही पॉसिबिलिटी है, 1 तारीख को ज़्यादा है। ठीक है, और नोटिस कब आएगी, ऑफिशियली कब आएगा? तो ये होली बाद आएगा। होली बाद का मतलब है मार्च में ही ये आपको डेट देखने को मिल जाएगी ऑफिशियली। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने क्या देखा था उसको थोड़ा सा चेक करेंगे। तो पिछले टर्न पे हम लोग देख रहे थे 1935 का अधिनियम। ठीक है ना, 1935 का अधिनियम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था अधिनियम को। ठीक है, इस पे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी, 5-6 पॉइंट पर बात की थी हम लोगों ने, क्योंकि ये पॉलिटी में भी आपको पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने 1937 के चुनाव हुए थे, चुनाव से संबंधित चीज़ें देखी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम क्या रहे, कौन कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था। ठीक है, संयुक्त प्रांत का कौन था तो गोविंद वल्लभ पंत बने थे। बिहार का कौन था तो कृष्णा सिंह। मध्य प्रांत डॉक्टर खरे। बम्बई प्रेसिडेंसी बीजी खेर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंट सीमांत, उत्तर पश्चिम सीमांत तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि पार्टियां बनाने में काफ़ी टाइम लगा इनको, पहले ये नियुक्त नहीं ले रहे थे, मतलब पहले ये पद ग्रहण नहीं कर रहे थे कांग्रेसी, लेकिन फिर बाद में किया इन्होंने, सरकार बनाई। सरकार बनाने के बाद कुछ उपलब्धियां की कि नहीं की उसको आज देखना था। ठीक है, तो यहीं से हम लोग देख लें कि चुनाव तो हो गए थे, अब कांग्रेस सरकार भी बना चुकी है। अब कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां क्या क्या हैं, बहुत थोड़ा सा बात करेंगे कि हो सकता है यहाँ से आपसे स्टेटमेंट वाइज कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें पूछ ली जाए। तो उपलब्धियों में ध्यान देंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। तो 1932 में लागू पब्लिक सेफ्टी बिल, ध्यान दीजिएगा 32 में लागू हुआ था, पब्लिक सेफ्टी बिल को निरस्त किया गया। दीजिए, 1932 में लागू पब्लिक सेफ्टी बिल को निरस्त किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो पब्लिक सेफ्टी बिल 32 में लागू हुआ था और फिर केसी कांग्रेस ने सरकार बनाई 37 वाले चुनाव में, तो इन्होंने हटा दिया, निरस्त कर दिया। और प्रेस से प्रतिबंध हटाया गया, प्रतिबंध समाप्त किया गया। ठीक है,
ये भी लिख सकते हैं कि जो जेल में बंद बंदियों को रिहा किया गया, रिहा किया गया, मतलब जेल में जो बंद थे क्रांतिकारी उनको रिहा कर दिया। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी इस समय बंगाल में थे। ठीक है, इसी दौरान और क्या क्या किया, तो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि इसी चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने अपनी उपलब्धि में से, कांग्रेस सरकार ने, ऐसे लिख दें, कांग्रेस सरकार ने काश्तकारी अधिनियम बनाए, काश्तकारी एक्ट बनाए। अब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस सरकार ने निम्नलिखित में से काश्तकारी एक्ट कब बनाए थे, तो 1937 चुनाव के दौरान। ठीक, ये सब यूपीएससी लेवल में आ चुका है। काश्तकारी एक्ट बनाए। अब इसमें मैं अगर बात करूं, कुछ काश्तकारी अधिनियम काफी फेमस हुए थे, जैसे बिहार काश्तकारी एक्ट। ठीक है, ये हो गया। एक है अवध काश्तकारी एक्ट। ठीक, एक हो गया बंबई काश्तकारी एक्ट। ये काफी लोकप्रिय हुए, ठीक है ना, ये वाले काश्तकारी एक्ट। तो ध्यान देना, जैसे आप पढ़ते हो कि 1920 ये सविनय अवज्ञा, सॉरी, असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, उसके दौरान उन्होंने स्कूल कॉलेजेस बनवाए थे। ठीक है, जैसे गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, है ना। उसी प्रकार से इस चुनाव के दौरान बिहार काश्तकारी एक्ट, अवध काश्तकारी एक्ट, बंबई काश्तकारी एक्ट काफी लोकप्रिय हुए थे। और यहीं पर एक पॉइंट मैं लिख दूं कि बंबई प्रेसिडेंसी से, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी से 40,000 कृषि दासों को मुक्त कराया गया। ठीक है, कृषि दासों को क्या कहा जाता था, दुबला, ऐसे याद रखो। क्या है मतलब, जो बंबई प्रेसिडेंसी में 40,000 कृषि दास थे, किसान गुलाम थे, उनको मुक्त कराया। तब बंबई प्रेसिडेंसी में कृषि दासों को क्या कहा जाता था, ये आपसे पूछ चुका है एक बार, तो दुबला कहा जाता, दुबला, कहता नहीं दुबला पतला, तो वही दुबला कहा जाता था, एक शब्द है, बस ऐसे याद रखो। ठीक, तो ये कुछ कांग्रेस की उपलब्धियां थी जिनको अपने को पढ़ना था, इंपॉर्टेंट। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मेन कैरेक्टर आ रहा है यहां से, तो अब अपने को पढ़ना है थोड़ा सा त्रिपुरी संकट, ठीक है ना, उसके काफी डिटेल है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखते हैं फिर। डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। पहले कुछ स्टार्टिंग वाले पॉइंट लिखें। कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में, तो कभी कभी लोकेशन देखने को मिल जाती है। हरिपुरा अधिवेशन ये कब होता है, ये होता है 19 फरवरी 1938 को। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस। अब इस अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास हुए, प्रस्ताव पास। अब कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, ध्यान देना। एक चीज यहां ध्यान देना कि सुभाष चंद्र बोस यहां पे अध्यक्ष बने हैं, और गांधी जी
गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों की विचारधारा अलग है। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा विपरीत है, ठीक, दोनों की विचारधारा विपरीत है। इसी वजह से गांधी जी बाद में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ती है और फिर वो चले जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने, ठीक है, यही कारण था। तो खैर प्रस्ताव कौन कौन से पास हुए, तो एक इंपॉर्टेंट प्रस्ताव हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत। और देसी रियासतों, ये जो जन आंदोलन है, जन आंदोलन को समर्थन मिला इसमें, समर्थन, तो ये प्रस्ताव पास हुए। दूसरा, जब फिर गांधी जी क्या चाहते थे इसमें कि भारतीय राजाओं के साथ अभी संघर्ष ना हो, मतलब यहां पे क्या था, देसी रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन मिला, लेकिन गांधी जी चाह रहे हैं कि अभी भारतीय राजा जो है उनके साथ अभी कोई संघर्ष ना हो, अभी केवल हम लोग अंग्रेज से ही निपटे। देखिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी इसी वजह से विचारधारा अलग थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि औद्योगिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास हेतु राष्ट्रीय नियोजन समिति इसका गठन हो, का गठन, ये कौन कह रहे हैं, ये सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं कि गांधी जी अभी इसके विरोध में है कि अभी औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रस्ताव कि 6 माह के भीतर, 6 माह में ब्रिटेन भारत को आजाद करे, अन्यथा इसके विरुद्ध विद्रोह होगा। तो एक प्रकार की धमकी है। तो ये 3 प्रस्ताव पास हुए हैं सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में, और सुभाष चंद्र बोस ने ही ये 3 प्रस्ताव पास किए हैं। तीनों में गांधी जी इसके विरोधी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं ये कब की बात हम लोगों ने की, ये बात की थी फरवरी 1938 को। आगे चलते हैं, 1939 कांग्रेस अधिवेशन हो रहा है अगले साल, कहां पर, त्रिपुरी। अब ध्यान देना यहां पे, कहां पर, त्रिपुरी में। सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनना चाहा, अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं कि देखो भाई एक साल में कुछ नहीं हो सकता, हमें और अध्यक्ष बनाओ तो हम प्रॉपरली आज़ादी दिलवाएंगे। लेकिन गांधी जी अलग हैं, विचारधारा अलग है। सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि हमें फिर से अध्यक्ष बनाओ, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गई है। यहां पे क्या हुआ है, गांधी जी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है चुनाव में। मैं इधर लिख देता हूं, अपना उम्मीदवार उतारा। कौन था उम्मीदवार, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। चुनाव हुए और सुभाष फिर से जीत गए। सुभाष पुनः जीते। अब ध्यान दीजिएगा, तभी 1938 और 1939 दोनों अधिवेशन में, कांग्रेस के दोनों अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष बने थे स्टार्टिंग। अब गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी यहां पे देखो हार चुके हैं, गांधी जी का उम्मीदवार हार चुका, मतलब गांधी जी हार चुके, सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए। गांधी जी ने 1939 को ही पट्टाभी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया कि ऐसा है कि जो पट्टाभी सीतारमैया है
हमारे उम्मीदवार ये नहीं हारे, हम हार गए हैं। और खुद को गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस से अलग कर दिया। ये सब चीज़ें लिखाने वाली नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ गांधी जी ने क्या बोला। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि पट्टाभी सीतारमैया मेरा उम्मीदवार नहीं हारा, मैं खुद हार गया हूँ। गांधी जी ने ये कहते हुए खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया, पृथक कर लिया। गांधी जी कांग्रेस से काफी नाराज भी थे, लेकिन सुभाष जीत तो गए। लेकिन सुभाष अभी नए थे, गांधी जी पुराने खिलाड़ी थे, गांधी जी के समर्थन में बहुत सारे लोग थे। जब गांधी जी अलग हुए कांग्रेस से, तो मैं यहां लिखता हूं, गांधी जी कांग्रेस से पृथक हुए, कांग्रेस से अलग हो गए। 15 सदस्य ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इसमें से 12 सदस्य, 12 सदस्यों ने गांधी के समर्थन में त्यागपत्र दिया। मतलब गांधी जी से इतने ज्यादा लोग प्रभावित थे कि गांधी जी ने कांग्रेस से जैसी अलग होने की बात कही, तो 15 वर्किंग ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 सदस्य थे, उसमें 12 सदस्यों ने गांधी जी के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया। क्यों? गांधी जी हट गए तो हम भी हट जाएंगे, हटाओ। अब यहां पे सुभाष चंद्र बोस देख रहे हैं कि यार मैं जीत तो गया हूं जैसे तैसे, लेकिन मेन अभी वर्तमान में कांग्रेस के लिए कौन बेहतर है, भारत के लिए कौन बेहतर है? गांधी बेहतर है, हम नहीं है उतने बेहतर। क्योंकि गांधी जी काफ़ी अनुभव रह चुका है, उनको लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, काफ़ी अनुभव है। और हम ऐसे ही आके एकदम से प्रभावित कर दें, ऐसा नहीं होता है। गांधी जी काफ़ी बेहतर है, तो गांधी जी पृथक हो गए हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को। इसका मतलब है गांधी जी के हटने से 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया, आगे और भी समस्याएं आ सकती हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, मैं अगले पेज पे देता हूं, आप समझिएगा। यहां पे सुभाष चंद्र बोस ने इन परिस्थितियों में मार्च 1939 में कांग्रेस से त्यागपत्र दिया और अलग हो गए, कांग्रेस से अलग हो गए। मई 1939 में सुभाष ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। लेकिन यह सफल न रहा, सफल न रहा, मतलब ये सफल नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के सुभाष चंद्र बोस यहां पे क्या हो रहा है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, लेकिन काफ़ी ऐसी परिस्थितियां आ गई, इस वजह से वो खुद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया तो अलग से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो वो भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया 1939 में, सुभाष के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे ध्यान रखना, मतलब ये मत सोच लेना कि यार गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था
तो सुभाष हट गए होंगे, तो पट्टाभी सीतारमैया आ गए होंगे? नहीं। जब पट्टाभी सीतारमैया हारे और जब ये मामला हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बने थे 1939 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कई बार आपसे पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपकी क्लियर। ठीक, यहां पे हम लोगों ने देखा 1937 के चुनाव के बाद कुछ उपलब्धियां थी, फिर 38-39। ठीक है, 1938-1939 में क्या क्या हुआ था वो। अब यहां से एक टॉपिक खत्म होता है और यहां से शुरू होता है अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आंदोलन कैसे चला? द्वितीय विश्व युद्ध, हालांकि हम लोग विश्व का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की कुछ बारीकियों को देखेंगे कि इसमें फांसीवाद आपने सुना होगा। ये फांसीवाद क्या है? ये नाजीवाद क्या है? इसमें मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं और क्यों हैं? धुरी राष्ट्र कौन कौन से हैं, क्यों हैं? ये दो राष्ट्र अलग अलग है तो इनकी मांग क्या है, क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ठीक है, तो ये सब देखते हुए और इन सब के बीच भारत में क्या प्रतिक्रिया है, भारतीयों की क्या भूमिका है, भारत की इसमें भूमिका भी तो इंपॉर्टेंट है, भारत की इसमें क्या भूमिका रही है। ठीक है, इसको देखेंगे अगले टर्न पे, क्योंकि इसको हम लोग अलग से ही शुरू करेंगे, अलग से एक वीडियो में। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्सअप कर देंगे समझ में आएगा नहीं, तो इसको अलग से ही खत्म करेंगे, अलग से ही शुरुआत करके अलग से ही खत्म कर देंगे अगले वीडियो में। क्लियर है? ये अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, मैं कहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री में जिसने द्वितीय विश्व युद्ध छोड़ दिया तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क में है। ठीक है, इस वजह से द्वितीय विश्व युद्ध का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे अगले दिन पे। यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।